नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी आपको देंगे। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या व्यवसायिक अनुबंध को कानूनी अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप से दो या दो से अधिक व्यवसायिक पक्षों के बीच लिखित अनुबंध या करार होता है। जब तक वह पक्ष इन अनुबंध कानूनों का पालन करते हैं तब तक वे दीवानी न्यायालय के अंतर्गत भी आते हैं। व्यापार अनुबंध एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यवसायिक संदर्भ में लेन देन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज का वर्णन करता है। उपयोग किए गए अनुबंध राज्य, देश, उद्योग और लेन देन प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में व्यापार अनुबंध लेन देन, आकार, भुगतान, शर्तों का विवरण होता है जो कि कानूनी रूप से मान्य होता है। बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे व्यवसाय के मालिकों और यहां तक कि स्वतंत्र ठेकेदारों तक हर कोई व्यावसायिक अनुबंधों का उपयोग करता है। तो ये तो थी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी बुनियादी जानकारी। इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। गुंजन जी आपको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता गुंजन कुमार जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा क्या होती है, जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कानूनी परिभाषा क्या होती है? नमस्कार जायरा जी। कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा बहुत छोटी सी है, एक शब्द, एक लाइन की छोटी सी परिभाषा है। वो कहते हैं एन एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दो शब्द आ गए, एग्रीमेंट जिसको समझौता हिंदी में कहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट जिसे अनुबंध कहते हैं। अमूमन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट वो दोनों अलग चीज है। तो एक एग्रीमेंट जो कानूनी रूप से उससे इन्फोर्स किया जा सकता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और एग्रीमेंट क्या होता है? तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन, ये दो चीजें जब मिल जाती है तो एग्रीमेंट होता है। तो ये एक सीरीज ऑफ एक्ट्स होते हैं, 3-4 चीजों की एक सीरीज होती है। तो वो जब 4-5 चीजों की सीरीज पूरी हो जाती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परिणित हो जाती है। तो पहली चीज होती है प्रॉमिस। किसी ने कहा कि एक प्रपोजल आता है कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा, उसकी एक्सेप्टेंस होती है दूसरे के द्वारा कि ठीक है मैं आपके इस काम को मानता हूँ अमुक पर, और उसके जब ये दो चीजें होती हैं तो एक प्रॉमिस बनता है। फिर वो आपस में इसका एक कंसिडरेशन यानी इसका एक मुआवजा तय करते हैं, और वो जब मुआवजा तय हो जाता है तो वो एग्रीमेंट बनता है। और अगर वो लीगल है यानी लीगली इन्फोर्सेबल है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परिणित हो जाता है। तो एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, एग्रीमेंट व्हेन इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। बट उसके पीछे एक कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनको करना आवश्यक होता है, जिनके बाद ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट अस्तित्व में आता है जी। अब इसमें सवाल उठता है कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो दो बिजनेस एंटिटीज के बीच होता है या बिजनेस एक्टिविटी के लिए किया जाता है। जैसे दो कंपनियां आपस में करार कर रही हैं, उनका अनुबंध हो रहा है तो वो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में अनुबंध कर रहे हैं, वो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी जब बिजनेस एक्टिविटी के लिए किया जाता है तो उसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। होता वो कॉन्ट्रैक्ट ही है पर उसकी गतिविधि वो बिजनेस से कनेक्टेड होती है तो उसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जी, तो बिजनेस से जुड़े होता है वो, इस वजह से उसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। बाकी नियम और कानून जैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो सब उसमें दिए जाते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम सुनते हैं, और इसकी क्या कुछ सजा या जुर्माना इसका होता है? देखिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा मैंने कि बताया, बिजनेस की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है, फिर वो प्रॉमिस बनता है। यानी आपने कुछ करने के लिए कहा और दूसरी साइड ने भी कुछ अपने ऊपर कुछ लागू किए कि वो भी कुछ गतिविधि करेंगे जी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशंस होते हैं, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं। किसी ने कोई कार्य को कंप्लीट करना होता है, किसी ने पैसे देने होते हैं, पैसे किस वक्त दिए जाने हैं, सामान की डिलीवरी किस वक्त होनी है। अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। वो ऑब्लिगेशन, कोई पार्टी जब अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती है
तो उसे ब्रीच कहते हैं, उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है उससे इस पार्टी ने अपने पार्टी ए या पार्टी बी ने अपने जो अनुबंध के कंडीशंस थे उनको फुलफिल नहीं किया, उसको पूरा नहीं किया। जब वो पूरा नहीं करते तो उसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट उसके कंडीशंस उसकी ब्रीच हो गई दूसरे के द्वारा। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो उसकी सवाल उठता है कि उसके खिलाफ उसके विरुद्ध क्या मिल सकता है, क्या चीज है, तो इसमें सजा नहीं होती है बिकॉज ये सिविल रेमेडी है। तो जो सजा है वो क्रिमिनल रेमेडी की बात होती है, तो इसमें सजा की बात नहीं होती। हाँ, किंतु इसमें जुर्माना लगता है। जुर्माना लग सकता है, जैसे कि आप लॉसेस के लिए आप जा सकते हैं, या आप डैमेजेस के लिए जा सकते हैं, और या फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जैसे अमूमन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के इसमें दौरान देखा जाता है ज्यादातर कि आपने एक अमुक समय नियत किया था और बेचने वाले ने आके सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करी या खरीदार ने पैसे नहीं दिए, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ये कंडीशन से दूसरी पार्टी है वो इसके जो करार के टर्म्स हैं इनको पूरी तरह से ऑनर नहीं कर रही है। आप उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, उनको डायरेक्शन दिया जाए कि वो अपने जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करे, जैसे कि वो या तो सेल डीड एग्जीक्यूट करे या फिर वो पैसे को दें ताकि सेल डीड एग्जीक्यूट हो सके। जी जी। तो ये तो हो गया कि इसकी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर एक होता है लॉसेस की बात आती है। तो लॉसेस जैसे कि आपने कोई सामान किसी को दिया और सामान की कीमत आपको नहीं मिली, तो वो कीमत जब आपको नहीं मिली तो वो आपका लॉस हो गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति होती है कि आप अपने लॉसेस को रिकवर करने जाते हैं। एक होता है डैमेजेस, कि जैसे आपने किसी के साथ ये करार किया कि मैं आपसे अमुक समय पे आपकी गाड़ी मैं किराए पे लूंगा और 100 रुपए के हिसाब से लूंगा, जो भी उसने रेट तय किया हो। उस वक्त पे अगर वो गाड़ी वाला गाड़ी को नहीं देता है तो उसको नुकसान होगा। अब मान लिया उस स्थिति में दो चीजें होंगी, या तो उसे गाड़ी उसी रेट पे मिल जाएगी या उसको ज्यादा मिलेगी। दोनों स्थिति में वो उसे जुर्माने का अधिकार होता है। अगर उसे ज्यादा कीमत पे मिलता है तो जो उसको डिफरेंस हुआ, या 100 की जगह उसे 200 रुपए देने पड़े अंतिम क्षण पे, तो 100 रुपया जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर लगा वो 100 रुपए उसको भरपाई मिलेगी। इसके अलावा जो उसको दिक्कत हुई, यानी अगर उसे 100 रुपए में भी अगर गाड़ी की उसको सुविधा मिल जाती है तो भी उसे जो एक डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, तत्काल किसी को ढूंढना, इन चीजों के लिए भी उसको डैमेज मिल सकता है। तो इसमें बेसिकली ये हो गया, या तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं या आप उसके लिए लॉसेस क्लेम कर सकते हैं कि जो आपका खर्च हुआ एक्चुअल उसको आप लॉस ले लें, या आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि जो आपके उसके अलावा भी कोई किसी तरह का लॉस है उसके ऊपर आप जा सकते हैं। जैसे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट में हो सकता है कि आपने बिजनेस किया, आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस से एक प्रॉफिट कमा सकता था, बट आपको किसी वजह से बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया या ब्रीच कर दिया, तो ऐसे में आप लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है, इसमें अमूमन जुर्माना या लॉस की रिकवरी होती है, सजा नहीं होती, क्योंकि ये सिविल रेमेडी है, इसके अंदर सजा की प्रावधान की बात नहीं होती। जी जी, सजा नहीं होती है, लेकिन जुर्माना कभी लगाया जा सकता है इसमें। गुंजन जी, तो कामगारों के साथ किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है? कामगारों के साथ जो अमूमन बनाया जाता है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कि आप कंपनी के साथ एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जहां पर कि उसके टर्म्स एंड वो आपके एक दूसरे के जो सारी जो चीजें होती, जैसे उनकी सैलरी कितनी होगी, इनके इनवॉल्वमेंट कितने होंगे, उनके पर्क्स कितने होंगे, उनकी जो डेजिग्नेशन है वो क्या होगी, उनकी प्रमोशन की पॉलिसीज क्या होती हैं, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन क्या होती हैं, ये सारी चीजें जिस दस्तावेज में लिखा जाता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंतर्गत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है कि एम्प्लॉयर इस एम्प्लॉय को, जैसे उसमें ये चीज भी मेंशन होती है, जैसे कि आप किसी एम्प्लॉयर के अगर कई दफ्तर हैं तो आप कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं, या आपको प्रमोशन की पॉलिसी क्या होगी, या आपकी छुट्टियों की पॉलिसी क्या होगी, या आपके बोनस की पॉलिसी क्या होगी। तो एक तो कानूनी रूप से एक उसकी डेफिनेशन दे रखी, और फिर वो आपस में उनका निर्णय होता है कि उन कानूनी डेफिनेशन के बीच में वो किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जी जी। तो कंपनी के काम के हिसाब से और एम्प्लॉय के नॉलेज या उसके जो ओहदा कह ले या जो भी उसका पोस्ट है उसके हिसाब से उनके बीच जो रिलेशन डेवलप होता है उसे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और ये रिलेशन ही उनके बाकी सारी चीजों को डिफाइन करता है, उनके अधिकारों को और उनके कर्तव्यों को निर्धारित करता है। जी जी, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाता है, और दोनों पक्ष की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कैसे परिभाषित की जाती हैं इसमें?
देखिए जाहिर जी, एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी चीज है, लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ये सोचते हैं कि वकील चाहिए और वकील बड़ी लच्छेदार भाषा लिख देते हैं और फिर कल होते जब उसकी आवश्यकता होती है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जब बिजनेस चल रहा होता है या रिलेशन सही होते हैं उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता तब पड़ती है जब रिलेशन खराब होते हैं और आप उस कागज को लेके कोर्ट के पास जाते हैं। ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता होती है और उस टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है इसका निर्णय वो पार्टीज नहीं करती हैं, वो जज बैठे होते हैं और थर्ड पर्सन बैठा होता है जो ये डिसाइड करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में इन पार्टीज के आपस की ऑब्लिगेशन या राइट क्या थे। जी। और ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जिसे समझने की आवश्यकता होती है, और अगर आप इस बेसिक चीज को नहीं समझते तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिफिकल्टी आती है। तो जो चीजों को ध्यान रखना होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सबसे पहले तो आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी भाषा में लिखें जो बिल्कुल सरल हो, हर आदमी के समझ में आ सके, वो तीसरे व्यक्ति के समझ में आ सके जो उस बिजनेस से जुड़ा हुआ ना हो। कई बार हम देखते हैं कि बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें टर्म्स ऐसे इस तरीके से उनको लिख देते हैं जैसे वो कहते हैं कि भाई ये तो बिजनेस में इसका अर्थ यही निकलना था। तो वो तो बिजनेस में जब अर्थ निकलना था तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लिखने की आवश्यकता इसलिए होती क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी, कोई तीसरा व्यक्ति या तो उनके वकील या वो जज साहब जिन्होंने इस पर निर्णय देना होता है वो उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, उसको समझने के प्रयास कर रहे होते हैं। तो भाषा में जितनी सरलता होगी इसका अर्थ उतनी आसानी से समझ में आएगा। दूसरी चीज जो उनको ध्यान में रखना होता है कि जो पार्टीज हैं किनके किनके बीच अनुबंध हो रहा है ये बड़े क्लियरली लिखा जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी है उसकी कई सिस्टर कंसर्न्स होती हैं और कई बार जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें ये पता नहीं चलता है कि मैं उस मुख्य कंपनी के साथ करार कर रहा हूँ, अनुबंध कर रहा हूँ या उसके किसी सिस्टर कंसर्न के साथ अनुबंध कर रहा हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दिखाना कि किनके और किनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कोई अगर टेक्निकल टर्म है तो उसका डेफिनेशन दे देना चाहिए ताकि कल होके कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है टेक्निकल टर्म्स में भी दो पार्टी के बीच अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है कि कोई पार्टी उसका मतलब ए निकालती है, दूसरी पार्टी उसका मतलब बी निकालती है। तो कल होके कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ये होता है कि एक तो पहले ही सारी कंफ्यूजन को दूर कर ले और दूसरी स्थिति ये होती है कि अगर कंफ्यूजन कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन निकले। तो कोई ऐसे टेक्निकल टर्म में उसका प्रॉपर डेफिनेशन दे देना चाहिए। जी। फिर जो पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफाइन कर देना चाहिए अच्छे तरीके से कि कॉन्ट्रैक्ट ये जो अनुबंध कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपने करना क्या है। क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से ये समझ में नहीं आता कि ये कॉन्ट्रैक्ट में होना क्या था, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट का इंटरप्रिटेशन होता है तो ये सबसे पहले देखा जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को किस नजरिए से हमने देखना है, इसका पर्पस क्या था, और पर्पस के हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शुरुआत में ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस अच्छी तरीके से और सरल भाषा में डिफाइन कर दें। फिर ऑब्लिगेशंस की बात आ गई, जैसे आपने बोला कि भाई जो भी पक्ष है उनकी जिम्मेदारियों को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो मेरी सलाह ये लोगों को होती है कि एक अलग से क्लॉज उसके अंदर जरूर रखें जिसमें एक पक्ष की जिम्मेदारी और दूसरे क्लॉज जिसमें दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी का और बिंदुवार वर्णन होने चाहिए। जी। ये नहीं कि आप एक छोटी सी लाइन लिख दी कि आप अमुक कार्य करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के हिसाब से दोनों पार्टी ए और पार्टी बी को क्या क्या करना है, अगर किसी ने पैसे देने हैं तो उसके पैसे देने की जिम्मेदारी कैसे कैसे डिफाइन होगी कि क्या उसने पैसे काम के शुरू में देने हैं, काम के अंत में देने हैं, बीच में देने हैं या किसी माइलस्टोन्स के रीच करने पे। जी बिल्कुल, इन तमाम चीजों को पॉइंट्स में उसमें होना चाहिए ताकि समझ में भी आए, जब जरूरत पड़े तो देखा जाए किसकी जिम्मेदारी क्या बनती थी। गुंजन जी, अगला सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के जब हम उसकी बात करते हैं तो फाइन प्रिंट का भी जिक्र होता है, उसका मतलब क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है? फाइन प्रिंट में क्या कुछ लिखा होता है? ज़ारा जी, फाइन प्रिंट बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जी। फाइन प्रिंट का मकसद होता है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन पूरा करना कि मैंने सारी डिक्लेरेशन कर दी, लेकिन अगले को पता ना चले कि मैंने सारी डिक्लेरेशन कर दी। जी। तो फाइन प्रिंट बेसिकली क्या होता है कि छोटे अक्षरों में जब वो कॉन्ट्रैक्ट, मुख्य कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो उनके मसौदे के साथ जब वो एक सप्लीमेंटल या तो बना देते हैं या बहुत ऑब्स्क्योरली किसी ऐसे टर्म को लिखते हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट के कंस्ट्रक्शन में या उसके इंटरप्रिटेशन में बहुत अधिक महत्व होता है, किंतु वो इतने छोटे अक्षरों में होता है या इस तरीके से लिखा होता है कि अमूमन लोग उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते। बेसिकली ये फाइन प्रिंट उसके बारे में कहा जाता है, और ये अमूमन वो कंपनियां ऐसी स्थिति में करती हैं जहाँ पे कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो वो नहीं चाहते कि जिसको जो खरीदार हैं या जो उपभोक्ता है वो शुरुआत में ही देख लें, क्योंकि इससे संभावना है कि उपभोक्ता शायद उनके सामान ना लें
जी। तो ऐसी स्थिति में वो चीजों को और डिक्लेयर करना उनके लिए आवश्यकता है, क्योंकि वो कानूनी रूप से बाध्य है डिक्लेरेशन के लिए। और अगर उस फाइन प्रिंट यानी जो प्रिंट है उसका साइज डिफाइन नहीं कर रखा तो वो उसको इतने छोटे से लिख देते हैं और साइड में एज ए फुट नोट लिख देते हैं, जिससे कि वो पता नहीं चलता। बेसिकली इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, किंतु वो इस तरीके से होता है कि आप उसको पढ़ नहीं पाते, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, बस छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, इसलिए उसको फाइन प्रिंट कहते हैं। बट ये एक तरह से इसे मतलब एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं कहेंगे, इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस कि आप छोटी चीजों में क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अनुबंध में जा रहे होते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि जो भी आपने अपने ऊपर ऑब्लिगेशन रखी है या जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो आप दूसरी पार्टी को तरीके से और अच्छी तरीके से समझा दें, जिससे कि वो एक ऐसा निर्णय ले सके जिससे कि वो उसके हित में अनहित उसको हितकारी ना हो। किंतु फाइन प्रिंट उस लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, बट एक मोरल ऑब्लिगेशन है जिसके विरुद्ध जाता है। तो फाइन प्रिंट जनरली कोई देखता नहीं, लेकिन उसको देखना बड़ा आवश्यक है। ये वो प्रिंट्स होते हैं जिसमें अमूमन सारे जो आपके अनुबंध के जो मुख्य कारक है वो सारे उसमें लिखे होते हैं, तो इसलिए फाइन प्रिंट्स देखना चाहिए। जी जी, देखना बहुत जरूरी है फाइन प्रिंट्स, जैसे कि आप बता रहे हैं। वहीं बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में एडिक्वेट कंसिडरेशन या पर्याप्त प्रतिफल भी होता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए जारा जी, मैंने आपको शुरू में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैंने कहा प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट व्हेन लॉफुल बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो दो चीजें हो गई, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन वो चीज है जो आप उसका एक दूसरे को देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, अगर आपने मुझे 100 किलो चावल दिए तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तो ये कंसिडरेशन है, लेन देन का जो मोल भाव है, ये कंसिडरेशन है। और एक जो आपने शब्द कहा एडिक्वेट, एडिक्वेट कहने का अर्थात ये होता है कि दूसरी चीज है कि जब कॉन्ट्रैक्ट का इंटरप्रिटेशन होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अगर उससे कोई इन्फ्लुएंस हो या किसी तरीके से उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस या फोर्स फ्रॉड हो तो उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जब अगर एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन नहीं होता है तो कल होके उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अगर 100 रुपए की चीज मैं 5 रुपए में दे रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे ऊपर फोर्स या फ्रॉड था और मैंने अपनी स्वेच्छा से ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्ट इस बात को निश्चित करता है कि एक जो वॉइड होने, कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने की जो एक स्थिति बनती है, फोर्स फ्रॉड और कोर्शन की स्थिति बनती है, उस चीज से बचाता है। देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्री कंसेंट की जो एक बहुत आवश्यक एक इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट का, फ्री कंसेंट, उस चीज को साबित करने या उस चीज को स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट है। क्योंकि अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है तो ये एलिगेशन लग सकता है कि इसमें कोई फ्री कंसेंट नहीं था, और अगर फ्री कंसेंट नहीं था तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, ये वॉइड माना जाएगा। इसलिए एडिक्वेट कंसिडरेशन की बहुत आवश्यकता होती है किसी भी तरह के कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जी गुंजन जी, तो जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है कानूनी तौर पर लागू कैसे किया जाता है, यानी कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कैसे बनाया जाता है? देखिए जरा जी, कॉन्ट्रैक्ट तो आप ओरल भी कर सकते हैं, किंतु इन्फोर्सेबल करने के लिए बड़ा आवश्यक होता है कि आप इसे सबसे पहले तो रिटन रखें। आपका रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पहली बात तो ये होगी कि उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखित है, और जब लिखित है तो आप उसको दिखा भी सकते हैं, उसको साबित भी कर सकते हैं और उसको इन्फोर्स भी कर सकते हैं। तो पहली चीज तो है कि अगर आपने उसको इन्फोर्स करना है कानूनी रूप से तो आप उसको लिखित में रखें। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आप उसको सरल भाषा में रखें, क्योंकि अगर सरल नहीं होगा तो वो समझा नहीं जा सकेगा, और अगर इंटरप्रिटेशन उसकी नहीं हो पाएगी तो वो इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। इन्फोर्स करने के लिए आवश्यक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लॉज है, जो आपस में आपने नियत किए हैं कंडीशंस को, वो दूसरों की समझ में आ सके। तीसरी चीज होती है कि आप उसके अंदर जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति की जो पहचान है वो आवश्यक हो। कि जैसे जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्पेशली कंपनीज के बीच में, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट नहीं है या जिसको अथॉरिटी नहीं दी गई, तो हो सकता है कल होकर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स ना कर पाए। इसलिए बड़ा आवश्यक है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में, विशेषकर ऐसी स्थिति में जहां पर कि आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये साबित कर लेना कि जिस व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपनी के द्वारा उसको अधिकार मिला हुआ था, जो कि बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा दिया जाता है। जी। फिर बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है, इन सबको सरल भाषा में और स्पष्ट रूप से लिख दें। अगर स्पष्टता नहीं होगी तो आप उसको कानूनी रूप से लागू नहीं कर पाएंगे।
अगर स्पष्टता होगी तो आप उसको लागू कर पाएंगे और दूसरी पार्टी को उसको उन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए बाध्य भी कर पाएंगे। जी जी, चलिए ठीक है गुंजन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को। उम्मीद है जरूर उन्हें इससे फायदा हुआ होगा। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।